हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला चैनल में। ये वाला वीडियो प्रोफेशनल नॉलेज पार्ट पर बनाया गया है। एमसीक्यूज बेसिकली इसमें ऐड किए गए हैं। पहले वाले एमसीक्यूज के वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिकली अगर आप सीआईएल क्रिस का जेएसी वाला एग्जाम या फिर एमपीपीएससी का सिस्टम एनालिस्ट वाला एग्जाम फाइट कर रहे हैं, ये वाले जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चंस अगर हम एक बार देखें, ये वाले क्वेश्चंस बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हम लोग बोल सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल बोल सकते हैं। आईबीपीएस एसओ में भी कई बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके अलावा सीआईएल में भी ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। यहाँ पे अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच इज़ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस एनवायरनमेंट। क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डेटाबेस एनवायरनमेंट जो है उसके कंपोनेंट कौन कौन से नहीं है। अगर डेटाबेस एनवायरनमेंट की हम बात करें तो इसके जो वेरिएबल्स होते हैं, ये टोटल वेरिएबल होते हैं आपके पास में 5 वेरिएबल्स आपके पास में रहते हैं। पांचों वेरिएबल्स की अगर हम बात करें तो क्या क्या इसके अंदर आता है, तो इसके अंदर आता है आपका डेटा। सेकंड इसके अंदर आता है आपका हार्डवेयर। उसके बाद में आपका इसके अंदर आता है सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट अगर हम इसके अंदर देखें तो नेक्स्ट इसके अंदर आते हैं पीपल। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे आते हैं आपके प्रोसीजर्स। तो इसका आंसर अब देना काफ़ी इजी हो गया हम लोगों के लिए। अगर मान लीजिए ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। अच्छा, आंसर क्या निकल के आएगा? पीपल इसमें इंक्लूडेड है, डेटा है यहाँ पे, प्रोसीजर भी इसके अंदर है। नेक्स्ट क्या है? सेपरेट फाइल। सेपरेट फाइल्स जो है वो डेटाबेस एनवायरनमेंट के वेरिएबल्स की कैटेगरी में नहीं आता, कंपोनेंट की कैटेगरी में नहीं आता। तो आंसर हमारा यहाँ क्या निकल के आया? सेपरेट फाइल्स। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन काफ़ी इजी है। बात आती है कॉन्सेप्ट पे, अगर आपने कॉन्सेप्चुअल स्टडी की हुई है तो आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट टेलनेट। टेलनेट की अगर हम बात करें, टेलनेट बेसिकली यूज में किस में लिया जाता है? रिमोट कम्युनिकेशन में। आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसे मान लीजिए एक कंप्यूटर है, उसको दूसरे कंप्यूटर से रिमोटली कनेक्ट किया गया। इस वाले कंप्यूटर की जो स्क्रीन है वो यहाँ पे शेयर की जा रही है। टीम व्यूवर करके एक सॉफ्टवेयर आता है, आप लोगों ने नाम भी उसका सुना होगा, टीम व्यूवर। इसके अंदर ये वाला प्रोटोकॉल यूज में लिया जाता है। तो आपसे इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि टेलनेट जो है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या बोला गया है? दिस इज ए बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। बाई डायरेक्शनल है, यहाँ से यहाँ कम्युनिकेट हो पा रहा है कंप्यूटर नंबर 1 और 2। तो बाई डायरेक्शनल है, दोनों डायरेक्शन में डेटा फ्लो होता है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। ठीक है, पहला वाला स्टेटमेंट ठीक है। सेकेंड वाला देखें, इट यूजेज अ वर्चुअल टर्मिनल कनेक्शन। ये भी ठीक है। अगर हम इसको देखें तो वर्चुअल टर्मिनल ही तो आपका यहाँ पे क्रिएट हुआ है। आप कंप्यूटर नंबर 1 को कंप्यूटर नंबर 2 से एक्सेस कर पा रहे हैं, तो एक वर्चुअल टर्मिनल आपको मिल चुका है। नेक्स्ट अगर देखें, इट इज ए टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल फॉर एक्सेसिंग रिमोट कंप्यूटर। रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए एक टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल को यूज में लेता है। टीसीपी/आईपी जो है वो कहाँ पे यूज में लिया जाता है? जहाँ पे भी लॉगिन वगैरह की जरूरत हमको पड़ती है। तो हम यहाँ पे देखें तो इस वाले कंप्यूटर के जो यूजर नेम पासवर्ड होते हैं, अगर टीम व्यूवर के रेस्पेक्ट में हम बात करें, तो इस वाले यूजर के जो यूजर नेम पासवर्ड जो होते हैं इस वाले कंप्यूटर के, वो इसको शेयर करने पड़ते हैं इस वाले कंप्यूटर के साथ। जैसे ही इसने अपने यूजर नेम पासवर्ड इसको बताया तो होगा क्या है कि ये वाला कंप्यूटर अब रिमोटली ऑपरेट किया जा सकता है। मतलब ये वाला पार्ट भी सही है। नेक्स्ट अगर देखें, इट इज ए सिक्योर्ड प्रोटोकॉल। अच्छा, इसको समझिएगा। रिमोट कनेक्शन जब स्टेब्लिश होता है तब टीसीपी/आईपी यूज में लिया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जो डेटा एक्सचेंज किया जाता है उस डेटा का एनक्रिप्शन नहीं होता। इस चीज़ को समझ लीजिएगा, ये एनक्रिप्शन प्रोवाइड नहीं करवाता। मतलब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि ये सिक्योर्ड प्रोटोकॉल की कैटेगरी में नहीं आता। डेटा शेयरिंग की अगर हम बात करें कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफ़र की अगर हम बात करें कर सकते हैं, डेटा रिसीविंग की अगर हम बात करें वो भी हम कर सकते हैं। व्यू की अगर हम बात करें कि हम रिमोटली किसी कंप्यूटर से कंप्यूटर को एक्सेस कर पा रहे हैं वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बोलें कि ये कनेक्शन पूरा का पूरा सिक्योर्ड है, ये सिक्योर्ड प्रोटोकॉल है, तो ये नहीं होगा। तो मतलब आंसर क्या निकल के आता है हमारा? डी। अच्छा देखो, यहाँ तक तो समझ आ गया कि ये जो है ये सिक्योर प्रोटोकॉल नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन मान लीजिए आपसे ये पूछा जाता है कि आजकल मतलब नाउअडेज जो आपका टेलनेट प्रोटोकॉल है इसको रिप्लेस किस प्रोटोकॉल से कर दिया गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि टेलनेट जो है, टेलनेट का हमने ये तो मान लिया कि सिक्योर प्रोटोकॉल नहीं है, फिर इसके लिए कुछ ऐसा प्रोटोकॉल तो बनाया गया होगा जो सिक्योर होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मान लीजिए कि टेलनेट जो है उसके लिए सिक्योर प्रोटोकॉल कौन सा यूज में लिया जाता है जिसने उसको रिप्लेस कर दिया है। तो सिक्योर प्रोटोकॉल जिसके लिए यूज में लिया जाता है वो है आपका SSH।
सिक्योर सेल प्रोटोकॉल इसको बोला जाता है। अच्छा देखो, अब इसमें भी एक और क्वेश्चन बन सकता है। एसएसएच जो है उसके रिगार्डिंग मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड कराता है, तो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने का इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि ये टनलिंग पे वर्क करता है। ये हमेशा टनलिंग पे वर्क करता है। टनलिंग जो है आईपी एड्रेसिंग वगैरह को यूज में लेता है। एक पैकेट जो होता है, टनल पैकेट, एक्स्ट्रा अलग से पैकेट बन जाता है। पैकेट जो होता है, ऐसे मान के चलिए कि टनलिंग के अंदर किया क्या जाता है कि किसी भी मीडियम से अगर डेटा सेंड किया जाता है तो उस पैकेट के ऊपर एक दूसरी परत चढ़ा दी जाती है। मतलब अंदर वाला जो पैकेट होगा वो पूरा का पूरा सेफ है, उसको किसी दूसरे पैकेट के अंदर इनबिल्ट कर दिया जाता है, और दूसरे वाला जो पैकेट बना है, नया पैकेट, उस नए पैकेट को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे भेजा जाता है। मतलब क्या कि बाहर वाले पैकेट को तो रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, लेकिन मेन जो डेटा होगा आपका वो बाहर वाले पैकेट में नहीं होगा, वो उसके अंदर जो पैकेट इनहेरिट किया गया है, इनबिल्ट किया गया है, उसके अंदर उसका डेटा होगा। तो यहाँ तक का पार्ट आप समझ पा रहे होंगे। टेलनेट जो है वो सिक्योर प्रोटोकॉल नहीं है। रिप्लेस उसको किससे किया जाता है आजकल? एसएसएच से। एसएसएच की अगर हम बात करें तो ये होता है सिक्योर सेल प्रोटोकॉल। सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड कराता है? क्योंकि ये टनलिंग यूज में लेता है। तो यहाँ तक का पार्ट आपको समझ में आया होगा। काफ़ी कॉन्सेप्चुअल पार्ट है ये। क्वेश्चन जो है वो इजी है काफ़ी। क्वेश्चन यहाँ से आसानी से बन सकता है, पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो यहाँ पे पूछा गया है, इन C++ लैंग्वेज विच कमांड इज यूज टू सेट द विड्थ। विड्थ वगैरह किसी वेरिएबल की सेट करने के लिए जो कमांड यूज में ली जाती है, तो वो कौन सी कमांड होगी? अच्छा देखिए, यहाँ पे अगर हम कमांड की बात करें तो जो कमांड होती है हमारी, यहाँ पे काफ़ी सारे नेम आपको दिए हुए हैं। जो हमारी कमांड होती है वो होती है सेट डब्ल्यू। सेट डब्ल्यू हमारी कमांड होती है। अच्छा, अगर इस कमांड की बात करें तो ये बेसिकली विड्थ को सेट करने के लिए यूज में ली जाती है। अच्छा, इसको समझ लेते हैं विड्थ कैसे सेट की जाती है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में 3 वेरिएबल्स हैं, एक्स, वाई और जेड। इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू हम ऐसे ही मान लेते हैं। एक की मान लीजिए 10,000 है, दूसरे वेरिएबल की 200 है, और तीसरे वेरिएबल की 30 है। जब इसका एडिशन किया जाता है तो एडिशन हम लोग करते कैसे हैं? 10,000 हमने लिखा, उसके बाद में 200 हमको लिखना है तो हमने 200 लिख दिया, उसके बाद में 30 हमने लिखा। एडिशन ऐसे करते हैं क्या हम लोग? बिल्कुल नहीं करते हैं। मतलब क्या कि अगर हम यहाँ पे सेट विड्थ वेरिएबल यूज में नहीं लेंगे तो जो आउटपुट जनरेट होगा वो आउटपुट इस फॉर्म में हमको दिखाई देगा, इन तीनों वेरिएबल्स का। अच्छा देखो, हम लोग एडिशन कैसे करते हैं, हम इनको राइट शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो किया क्या जाएगा, मैक्सिमम जो विड्थ होती है किसी भी वेरिएबल की, यहाँ पे हम देखें तो मैक्सिमम विड्थ निकल के आ रही हमारी 5। तो हम करेंगे क्या कि जो सेट डब्ल्यू आपका है, इस सेट डब्ल्यू के अंदर मैक्सिमम विड्थ 5 हम लोग दे देंगे। अच्छा देखो, अब इससे होगा क्या कि आपका जो डेटा है, आपके जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज राइट अलाइन हो जाएंगी। राइट अलाइन होने का मतलब क्या कि सबसे पहले तो आया आपका मान लीजिए 10,000, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो है वो आएगी आपकी 200, उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो आएगी 30। मतलब ये पूरी वैल्यू राइट अलाइन हो चुकी है। तो जब आउटपुट स्क्रीन पे जब ये दिखाई देगा तो इस फॉर्म में दिखाई देगा। अच्छा, इसको ऐसे समझिएगा, सेट 5 जब हमने किया तो सेट 5 के अंदर आपका जो वर्ड था, जो आपकी वैल्यू थी, वो 5 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। तो अब जो वैल्यूज असाइन होंगी वो हमेशा राइट टू लेफ्ट होंगी। तो यहाँ तक का पार्ट आप समझ पा रहे होंगे। इसके अंदर जो वैल्यू लिखी जाती है ये हमेशा 100% श्योर इंटीजर वैल्यू होती है। तो अगर हम यहाँ पे आंसर इसका देखें तो सेट डब्ल्यू जो है वो सेट डब्ल्यू हमको यहाँ पे मिलता है। अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीजर डब्ल्यू। डब्ल्यू कोई वेरिएबल हो सकता है, मतलब हमारा आंसर क्या निकल के आता है इसका? सी। तो यहाँ तक समझ पा रहे होंगे आप कि इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, अगर सेट डब्ल्यू की बात करें तो सेट डब्ल्यू भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि सेट डब्ल्यू जो है ये है क्या, या फिर आपसे ये पूछा गया कि कौन सा फंक्शन है, किस टाइप का ये फंक्शन है, और किस चीज़ के लिए यूज में लिया जाता है, क्या इसका बेसिक यूज है। तो ये डेटा फॉर्मेटिंग के लिए यूज में लिया जाता है। वही चीज़ हमने जस्ट यहाँ पे देखी, हम लोगों ने डेटा फॉर्मेट ही तो किया। डेटा जो हमारा आउटपुट डेटा था वो इस फॉर्म में हमको दिखाई दे रहा था, हमने किया क्या, उसको इस फॉर्म में चेंज कर दिया। मतलब हमने डेटा की फॉर्मेटिंग कर दी। मतलब हमने डेटा का किया क्या, डेटा का हमने किया मैनिपुलेशन। इसको मैनिपुलेशन कहा जाता है। तो बेसिकली आपका जो सेट डब्ल्यू है ये डेटा मैनिपुलेशन के काम में आता है। इसी के साथ एक और क्वेश्चन बनता है एंड एल। ये एक और होता है आपका एंड एल और सेट डब्ल्यू, ये दोनों के दोनों डेटा मैनिपुलेशन के काम में आते हैं। एंड एल की अगर हम बात करें तो ये न्यू लाइन के लिए यूज में लिया जाता है। इसको एंड ऑफ लाइन कहा जाता है।
सबसे लास्ट में जैसे मान लीजिए सी आउट हमने यूज में लिया, सी आउट में अगर हम लोगों ने एंड एल लिख दिया तो जो आउटपुट हमारा आएगा वो अब नेक्स्ट लाइन में आएगा। तो इसको एंड एल जो है ये न्यू लाइन के लिए यूज में लिया जाता है। सेट डब्ल्यू और एंड एल दोनों के दोनों क्या किस चीज़ के लिए यूज में लिए जाते हैं? डेटा मैनिपुलेशन के लिए। डेटा मैनिपुलेशन मतलब डेटा की फॉर्मेटिंग वगैरह के लिए यूज में लिए जाते हैं। तो यहाँ तक का पार्ट आपको समझ आया होगा। सेट डब्ल्यू और एंड एल अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन देखो यहाँ पे कितने सारे बन सकते हैं आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है। एक तो ये खुद ही क्वेश्चन है, दूसरी वैल्यू आपसे मान लीजिए पूछ लिया है कि सेट डब्ल्यू के अंदर किस तरह की वैल्यू पास की जाती है, तो वो होगी हमेशा इंटीजर। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए सेट डब्ल्यू जो है वो वेरिएबल्स की वैल्यू को किस डायरेक्शन में असाइन करता है, तो हमेशा राइट अलाइन करेगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सेट डब्ल्यू के साथ में कौन सा एक अनदर फंक्शन है या फिर अनदर वैल्यू है जो यूज में ली जाती है डेटा मैनिपुलेशन के लिए, तो वो क्या निकल के आएगा आपका? एंडल। एंडल देके आपसे पूछ लिया जाए कि ये है क्या, तो ये डेटा मैनिपुलेशन के लिए काम में आता है, डेटा फॉर्मेट के काम में आता है। एंडल के लिए एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस चीज़ के लिए यूज में लिया जाता है, तो न्यू लाइन के लिए यूज में लिया जाता है। तो यहाँ तक का सारा पार्ट आपको समझ आया होगा। कोशिश ये कीजिएगा कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोग इनमें से निकल के आ रहे हैं उनको सबको एक जगह नोट कर लें आप, ताकि जब भी आप इसको रिवाइज करें तो प्रॉब्लम आपको ना आए। क्वेश्चंस जो हों वो क्वेश्चंस आपको बेसिकली डायरेक्ट समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे पूछा गया है कि सेट डब्ल्यू जो था, अभी जस्ट हमने देखा सेट डब्ल्यू, तो सेट डब्ल्यू की अगर हम बात करें तो सेट डब्ल्यू बेसिकली एक फंक्शन है। अब देखो फंक्शन की अगर बात होती है तो फंक्शन की जब भी बात होगी तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि फंक्शन अगर यूज में लिया तो इसकी डेफिनेशन कहीं ना कहीं पे होगी। मतलब कि जो फंक्शन था, जैसे सी आउट की अगर हम बात करें या सीन की अगर हम बात करें, तो दोनों के दोनों जो आपके सीन और सी आउट है इनकी डेफिनेशन कहीं ना कहीं तो होगी। तभी तो आपका प्रोग्राम ये समझ पा रहा है कि सी आउट को आउटपुट के लिए यूज में लेना है और सीन को सीन के लिए इनपुट के लिए यूज में लेना है। तो इसके लिए आईओ स्ट्रीम होती है आपकी हेडर फाइल, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। वैसे ही आपसे यहाँ पूछा गया है कि विच हेडर फाइल इज यूज्ड फॉर सेट डब्ल्यू, तो सेट डब्ल्यू की अगर हम बात करें तो कौन सी हेडर फाइल इसके लिए यूज में ली जाती है? आईओ स्ट्रीम जो होती है ये तो आपकी मेन हेडर फाइल है। ओ स्ट्रीम या आउटपुट स्ट्रीम के लिए होती है आईओ मैनिपुलेशन, एक लिखा हुआ है, एक आईओ मैनिप्यू लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ आईओ मैनिप। अगर हम बात करें तो आईओ मैनिप इसका आंसर होगा, इनपुट आउटपुट मैनिपुलेशन। अभी जस्ट हमने देखा था कि मैनिपुलेशन के काम में आता है सेट डब्ल्यू और एंड एल। तो यहाँ पे जो अगर मान लीजिए आप दोनों में से कोई सा भी यूज में लेंगे, एंड एल और सेट डब्ल्यू, यहाँ पे वैल्यू पास करनी होती है हमेशा, एंड एल में कोई वैल्यू पास नहीं करनी होती। एंड एल और अगर सेट डब्ल्यू आप यूज में लेंगे तो अगर आपने ये हेडर फाइल यूज में नहीं ली तो ये इनकी डेफिनेशन प्रोग्राम को आपको मिल नहीं पाएगी, तो प्रोग्राम एरर जनरेट करेगा। तो उस प्रोग्राम की एरर को हटाने के लिए या फिर इनकी डेफिनेशन को इंक्लूड करने के लिए आपको आईओ मैनिप जो हेडर फाइल है वो यूज में लेनी पड़ती है। तो यहाँ तक का पार्ट आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस। प्रोसेस के सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज में क्या लिया जाता है, इस चीज़ को समझिएगा। प्रोसेस जो होती है, अच्छा प्रोसेस क्या होती है, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। प्रोसेस जो होती है प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, आपका जो प्रोग्राम है एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम ये प्रोसेस नहीं कहलाएगा, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन ये हमेशा प्रोसेस कहलाएगा। तो ये चीज़ आपकी क्या कहलाती है? प्रोसेस। आपसे पूछा गया है कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए क्या यूज में लिया जाता है। अच्छा देखो इसमें एक ऑप्शन तो डायरेक्ट ही कर जाता है, सी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो प्रोसेस को प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज में नहीं लिया जाएगा, ये तो डायरेक्ट ही आपका कैंसिल हो गया। नेक्स्ट अगर देखें टोपोलॉजी, टोपोलॉजी होती है आपकी अरेंजमेंट, कंप्यूटर को जो अरेंज किया जाता है एक नेटवर्क के अंदर, तो स्टडी ऑफ अरेंजमेंट जो होती है कहलाती है टोपोलॉजी। थ्रेड की अगर हम बात करें तो ये होती है आपकी लाइट वेटेड प्रोसेस। प्रोसेस तो यहाँ पे होगा ही नहीं। बिन जो होती है ये एक फोल्डर होता है जावा के अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर फाइल्स का एक फोल्डर बनता है, उसको बिन कहा जाता है। सीमा फोर, एक ही ऑप्शन यहाँ पे बचा है, आंसर भी आपका सीमा फोर ही होता है। अच्छा इसको समझ लीजिएगा, सीमा फोर जो होता है एक सिंक्रोनाइजेशन टूल है मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट के अंदर। इस चीज़ को समझिएगा, प्रोसेस को सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्यों? क्योंकि आपकी जो प्रोसेस है मान लीजिए मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में अगर चलाई जा रही है तो वहाँ पे सीमा फोर 100% यूज में लिया जाएगा, जो क्या होता है एक सिंक्रोनाइजेशन टूल होता है। सीमा फोर की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, एक सिंक्रोनाइजेशन टूल होता है। अच्छा नेक्स्ट चीज़ अगर हम इसके अंदर देखें तो ये फैसिलिटी हमको प्रोवाइड कराता है, फैसिलिटी हमको ये हमेशा प्रोवाइड कराएगा। फैसिलिटी देखो किस चीज़ की प्रोवाइड कराएगा, ये एक तो इसको ऐसे समझ लीजिएगा कि सिंक्रोनाइजेशन की एक फैसिलिटी हमको प्रोवाइड कराएगा, दूसरा प्रोसेस को रेस्ट्रिक्ट करने की फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड कराएगा। मतलब एक सिंक्रोनाइजेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा और दूसरी
रेस्ट्रिक्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा। मतलब दो चीज़ें आपको ये प्रोवाइड कराता है, एक तो फैसिलिटी आपकी है सिंक्रोनाइजेशन की, दूसरी फैसिलिटी है आपकी रेस्ट्रिक्ट करने की प्रोसेस को। तो इसको एक अच्छे से समझ लीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कि काफ़ी सारे रिसोर्सेज आपके पास में हैं, तो अगर उन रिसोर्सेज में कोई सी भी प्रोसेस शेयर करनी है या रेस्ट्रिक्ट उसको करना है, तो ये जो फीचर होगा इसके लिए जो सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड कराएगा वो कौन करवाएगा? आपका सीमाफोर। यहाँ तक का पार्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी है, ये कई बार पूछा जाता है। विच सिंटैक्स विल बी यूज टू फाइंड स्टूडेंट फ्रॉम स्टेट उत्तराखंड। देखो यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है कि आपको सेलेक्ट स्टेटमेंट जो है उसका फॉर्मेट बताना है, खाली उसका सिंटैक्स जो होता है वो सिंटैक्स आपको बताना है। तो सभी लोगों को पता होगा ये तो कि सेलेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद में टाइप लिखा जाता है कि वैल्यू जो एक्सेस की जानी है वो पर्टिकुलर की जानी है या सारी की सारी वैल्यू की जानी है। आपको यहाँ पे पर्टिकुलर बोला ही नहीं गया, आपको तो स्टूडेंट बोला गया है, तो सारी वैल्यू लेंगे, सारी लेंगे मतलब स्टार यूज में लिया जाएगा। तो इसको देखिएगा कि आंसर क्या निकल के आएगा। सेलेक्ट, सबसे पहले सेलेक्ट कीवर्ड होगा, फिर उसके बाद में स्टार होगा। आपको बोला क्या गया कि कौन सी आपको निकालना कहाँ से है? स्टूडेंट टेबल के अंदर से, सारे के सारे स्टूडेंट निकालने हैं स्टूडेंट टेबल के अंदर से। मतलब जो टेबल का नेम होगा वो क्या होगा? स्टूडेंट होगा। कहाँ से आपको सेलेक्ट करना है? जहाँ पे स्टेट का नाम क्या हो? उत्तराखंड हो, यूके हो उत्तराखंड। तो यहाँ पे आंसर अगर हम देखें तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या निकल के आता है? इसका आंसर निकल के आता है डी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम आ चुका है आपका, वेयर स्टेट इक्वल टू उत्तराखंड। यहाँ से देख सकते हैं हम, आंसर निकल के आ गया। सी तो 100% नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो स्टूडेंट स्टूडेंट दो बार लिखा हुआ है, टेबल का नेम भी स्टूडेंट दे दिया, उसमें से स्टूडेंट भी हमको फाइंड आउट करना है, तो गलत हो गया। सेकंड अगर हम देखें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल स्टूडेंट वेयर स्टेट, देखो यहाँ पे टेबल लिखा हुआ है, टेबल लिखने की जरूरत होती ही नहीं है। ए अगर हम देखें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, तो कॉमा भी यहाँ पे लगाया नहीं जाता, तो आंसर क्या निकल के आता है आपका? डी। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि आपकी जो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। ये कोशिश कीजिएगा कि आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि क्वेश्चंस इस पे से काफ़ी सारे बन जाते हैं। नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है विच वन इज नॉट ट्रू अबाउट एसक्यूएल। एसक्यूएल के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है? एसक्यूएल की अगर हम बात करें तो एसक्यूएल होती क्या है? एक लैंग्वेज होती है, किस चीज़ के लिए यूज में ली जाती है? डेटाबेस के अंदर क्वेरी परफॉर्म करने के लिए। तो पहला स्टेटमेंट अगर आप पढ़ें, पहला जो आपको वैल्यू दी हुई है, ऑप्शन पहला वो दिया हुआ है एसक्यूएल इज यूज टू परफॉर्म क्वेरी इन डेटाबेस, सही है, होता है ये। आपसे पूछा गया है नॉट ट्रू, ध्यान रखिएगा कि इसमें से वो वाला बताना जो सच नहीं है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट आपको बोला गया है एसक्यूएल इज यूज टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस, सही बात है। एसक्यूएल को कम्युनिकेशन के लिए ही तो यूज में लिया जाता है, ताकि आप डेटाबेस से कम्युनिकेट कर पाए अपने प्रोग्राम के थ्रू, तो ये भी सही है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो एसक्यूएल इज ए स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल की फुल फॉर्म अगर आपको पता होगी तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये आंसर, ये वाला पॉइंट गलत है। क्यों? क्योंकि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट ऑप्शन अगर आप देखें तो एसक्यूएल इज ए स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, सही है, ये वाला पार्ट भी सही है। तो आंसर यहाँ पे क्या निकल गया है आपका? सी। सी वाला जो पॉइंट आपका दिया हुआ है ऑप्शन, ये वाला गलत है, तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ आपका? सी। यहाँ तक का पार्ट आप समझ पा रहे होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन आपसे पूछा किस तरीके से गया, इसको थोड़ा सा घुमा के आपसे ये पूछ लिया गया इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, और जो फुल फॉर्म थी वही यहाँ पे गलत दे दी गई। तो क्वेश्चन आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से पूछा गया है और आंसर किस तरीके से आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो आपसे पूछा गया है वेयर डू वी यूज कॉल स्पान एट्रीब्यूट इन एचटीएमएल। एचटीएमएल के अंदर एक एट्रीब्यूट यूज में लिया जाता है कॉल स्पान। कॉल स्पान की अगर हम बात करें तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसका आंसर हम लोग दे सकते हैं। कॉल स्पान जो होता है ये सेल्स को मर्ज करने के लिए यूज में लिया जाता है। अब सेल चाहे दो हो या दो से ज़्यादा हो, तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आपका निकल के आया सी। सेल को मर्ज करने के लिए, चाहे सेल दो हो या दो से ज़्यादा सेल हो, उनको अगर मर्ज करने के लिए यूज में लिया जाएगा तो कॉल स्पान होगा। बाकी सारे जो हैं इसमें गलत है। एनलार्ज करने के लिए नहीं यूज में लिया जाता, सिंक्रोनाइजेशन सेल्स का होता ही नहीं है। स्पान टू स्पान टू रो इन अ टेबल, इसके लिए भी कॉल स्पान यूज में नहीं लिया जाता। तो आपका आंसर क्या होगा? मर्ज टू और मोर सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो आपसे क्या पूछा गया है? डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन प्रोटोटाइप इज। फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है कि आप फंक्शन को लिखते किस तरीके से हैं। तो इस चीज़ को समझिएगा कि फंक्शन का प्रोटोटाइप क्या होगा, फंक्शन को लिखने का तरीका। अच्छा, इसको ऐसे समझ लीजिएगा कि फंक्शन जो है उसके दो पार्ट होते हैं। इसको समझिएगा कि फंक्शन जो है उसके हमेशा दो पार्ट होते हैं, एक उसकी डिक्लेरेशन होती है, एक होती है डेफिनेशन। तो प्रोटोटाइप जो होता है ये फंक्शन डिक्लेरेशन के लिए यूज में लिया जाता है, डेफिनेशन वाला पार्ट नहीं होता।
फंक्शन प्रोटोटाइप मतलब फंक्शन के बारे में आप बता रहे हैं, तो ये चीज़ होगी डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन जो होती है उसके कुछ बेसिक पार्ट होते हैं, तो आप ही से उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो फंक्शंस वगैरह लिखे हुए हैं, तो इनको एक बार देख लेते हैं कि क्या इसका आंसर होगा। पहला आपको बोला गया है टाइप, सबसे पहले टाइप लिखा जाता है, ये पता है, ठीक है। फंक्शन नेम लिखा जाता है, ठीक है। ये जो पैरेंथेसिस उसके अंदर वेरिएबल पास किए गए डायरेक्ट, तो ये तो गलत हो गया, वेरिएबल पास नहीं किए जाएंगे। सेकंड देखते हैं रिटर्न टाइप, ठीक है, रिटर्न टाइप लिखा जा सकता है, टाइप या रिटर्न टाइप एक ही चीज़ होती है। फंक्शन नेम यहाँ भी ठीक है, जीरो नहीं पास किया जाता, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट अगर देखिए रिटर्न टाइप लिखा हुआ है, फंक्शन नेम लिखा हुआ है, कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, कीवर्ड्स पास नहीं किए जाते, कीवर्ड्स जो हैं वो पास नहीं किए जाते। नेक्स्ट देखते हैं टाइप लिखा हुआ है, फंक्शन नेम लिखा हुआ है, आर्ग्यूमेंट लिस्ट लिखी हुई है, यहाँ तक का पार्ट सही है। लेकिन यहाँ पे इसको टर्मिनेट नहीं किया हुआ। अगर डिक्लेरेशन है तो वहाँ पे टर्मिनेटर की ज़रूरत है, सेमीकोलन की ज़रूरत है। तो नीचे वाला सेंटेंस देखते हैं, नीचे क्या लिखा हुआ है आपका ऑप्शन टाइप, फंक्शन का नेम लिखा हुआ है, उसके बाद में आर्ग्यूमेंट लिस्ट लिखी हुई है, फिर उसके बाद में उसको टर्मिनेट किया हुआ, मतलब ये आंसर आपका सही है। तो यहाँ पे आप देखें तो आंसर सही निकल के क्या आता है आपका, टाइप लिखा हुआ है। टाइप या रिटर्न टाइप कुछ भी हो सकता है, आगे फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है या फंक्शन के अंदर किस टाइप की वैल्यू आप लोग यूज में ले रहे हैं। उसके बाद में फंक्शन का नेम स्पेस देने के बाद, और उसके बाद में आर्ग्यूमेंट की लिस्ट अंदर पास की जाती है, उसके बाद में टर्मिनेटर, ठीक है। तो ये वाला आंसर जो होगा इसका आंसर होगा ई। ये याद रखिएगा कि दो टाइप से क्वेश्चन पूछा सकता था कि फंक्शन की डिक्लेरेशन क्या होगी या फंक्शन का प्रोटोटाइप क्या होगा। यहाँ प्रोटोटाइप दे के आपको क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग इज। फंक्शन ओवरलोडिंग की अगर हम बात करें तो किसका पार्ट है ये है पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट। पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट है। पॉली का मतलब होता है मोर देन वन, मॉर्फिज्म जो होता है वो होते हैं उसके रूप, एक से ज़्यादा किसी भी चीज़ की फॉर्म हम बोल सकते हैं। मोर देन वन फॉर्म जो होती है आपकी पॉलीमॉर्फिज्म। तो आपसे पूछा गया है कि फंक्शन ओवरलोडिंग जो है उसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर दो चीज़ें आती है, एक फंक्शन ओवरलोडिंग आती है, एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग आती है। वर्चुअल बेस क्लासेज भी आता है, वो थोड़ा डीप वाला पार्ट है, रन टाइम पे वर्क करता है, वो हम आगे देखेंगे। फंक्शन ओवरलोडिंग में बेसिकली अभी दो चीज़ समझ लीजिएगा कि एक फंक्शन ओवरलोडिंग होता है, सॉरी, पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर दो चीज़ होती है, एक फंक्शन ओवरलोडिंग होता है, एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है। फंक्शन ओवरलोडिंग की हम बात करें तो फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर किया क्या जाता है कि फंक्शन का नेम अगर सेम हो, फंक्शन का नेम अगर सेम हो, अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स पास किए जा रहे हैं वो ज़्यादा हो, किसी में कम हो किसी में ज़्यादा हो, मतलब आर्ग्यूमेंट लिस्ट जो है वो आपकी अलग अलग हो, फंक्शन का नेम अगर सेम हो, तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग का काम करेगा। यहाँ पे देखें सम यहाँ भी लिखा हुआ है, सम यहाँ भी लिखा हुआ है। यहाँ पे आपके जो इसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास किए गए हैं वो 2 है, यहाँ आर्ग्यूमेंट जो पास किए गए हैं वो 3 है। तो ऊपर वाले सम को अगर कॉल करना होगा तो सम, और यहाँ पे वैल्यू लिखनी होगी 2। नीचे वाले सम को अगर कॉल करना होगा तो सम, और वैल्यू लिखनी होगी 3। तो अगर 2 वैल्यू हम लिखते हैं तो ये ऊपर वाले सम को कॉल करेगा, अगर हम 3 वैल्यू लिखते हैं तो ये सेकंड वाले सम को कॉल करेगा। मतलब ये दोनों के दोनों जो है ये ओवरलोड है। नेक्स्ट देखें तो ऐड फंक्शन जो है वो नाम ही अलग हो गया। तो आपका आंसर क्या निकल के आया, बोथ ए एंड बी। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट है सी प्लस प्लस, जावा के अंदर यही कॉन्सेप्ट रहता है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का सी प्लस प्लस में बेसिकली इसको यूज में लिया जाता है, तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ तक वाला जो पार्ट था ये क्वेश्चंस थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, अच्छे से समझ लीजिएगा। समझ में अगर नहीं आया कुछ भी तो कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट लगता है तो वो भी क्लियर कर लीजिएगा। क्वेश्चंस का जो लेवल है वो लेवल धीरे धीरे हम लोग बढ़ाते ही जाएंगे। क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी अच्छे लेवल के भी हैं। अच्छा, काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पहले पूछे गए हैं, एसओ के अंदर पूछे गए हैं, सीआईएल के अंदर पूछे गए हैं। तो कोशिश ये कीजिएगा कि प्रिपरेशन जो है वो आपकी इस लेवल की करें कि क्वेश्चन का जब क्वेश्चन पेपर आपके पास आए तो टफ ना लगे। ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि वीडियो में क्या क्या चीज़ें हैं ऐसी जो आपको समझ में नहीं आई है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो जल्दी अपलोड किया जाएगा। पुराने वाले एमसीक्यूज के वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो वो वाले वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें डिस्कस किए गए हैं। एसओआईटी के अंदर जो क्वेश्चंस के एमसीक्यूज के सेट अपलोड किए गए हैं वो भी आप लोग जरूर से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस तो क्वेश्चंस है, वो तो सेम ही है सारे के सारे। लेवल जो है वो लेवल डिसाइड कहाँ से होता है, थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ आने लग जाते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं ये, तो कोशिश कीजिएगा कि एक भी वीडियो मिस ना हो। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। थैंक यू।